बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करनी है और एक ऐसी सिचुएशन इस वक्त चल रही है हमारे मुल्क में वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते एंड एक इंडिविजुअल होने के नाते। आज ये डिस्कशन करने का बेसिकली तो रीज़न ये है कि एक वैक्सीनेशन है जिसके बारे में आजकल बड़ी बात हो रही है, HPV की वैक्सीनेशन। लेकिन उसकी तरफ आने से पहले मैं जनरली आपसे एक बात करना चाहूँगी और वो ये है कि प्लीज़ 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 व्यूअर्स, वैक्सीनेशन यानी कि हिफाजती टीके या इम्यूनाइजेशन, जो भी आप उसको कहना चाहते हैं, प्लीज़ उसकी अहमियत की को समझें और उसकी वैल्यू को समझें। देखिए व्यूअर्स, हम एक ऐसे खत्ते में रहते हैं और स्पेशली एक ऐसे मुल्क पे रहते हैं जहाँ पे बीमारियों की तादाद ज़रा ज़्यादा है, इसलिए भी क्योंकि हमारा मौसम कुछ ऐसा है कि वेरियस डिफरेंट किस्म की चीज़ों से हम एक्सपोज होते हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली हम अभी भी एक डेवलपिंग नेशन है, इसलिए बहुत से ऐसे मामलात और प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं जो शायद दूसरे ममालिक में ना एग्जिस्ट करें। हमारे मुल्क में इम्यूनाइजेशन और हिफाजती टीके लगाने की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि लोग रियलाइज़ भी नहीं करते। अब मसला ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी हम हिफाजती टीके नहीं लगवाएंगे, हमने नहीं लगवाने, बाहर के मुल्क में लोग नहीं लगवाते। व्यूअर्स, बाहर के मुल्क में वो बीमारियां हैं ही नहीं, वो बीमारियां ख़त्म हो चुकी हैं। अगर बाहर फॉर एग्जांपल पोलियो के कतरे लोग नहीं पिलाते तो इसलिए नहीं पिलाते क्योंकि बाहर के मुल्क में पोलियो ख़त्म हो चुका है, उसका कंप्लीट खात्मा हो चुका है। सिर्फ पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में अभी तक पोलियो एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि हम पोलियो के कतरे नहीं पिलाते और जो पोलियो की एक वैक्सीन लगती है वो भी कोई नहीं लगाता। अक्सर लोग जो है वो मना कर देते हैं या पिलाने नहीं देते हैं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और व्यूअर्स, इसकी वजह से ये बीमारियां ख़त्म नहीं होती और जब ये बीमारियां ख़त्म नहीं होती तो फिर पूरे पाकिस्तान के बच्चों को वो वैक्सीनेशन लेनी पड़ती है। जब तक एक बीमारी मुकम्मल तौर पे एक जगह पे ख़त्म नहीं होती तब तक उसकी वैक्सीनेशन भी नहीं ख़त्म हो सकती। व्यूअर्स, ये एक लॉजिकल बात है। अब बीमारियों की अगर बात करें या किन चीज़ों के लिए हिफाजती टीके लगाते हैं तो BCG, जिसका अक्सर वो जो कहते हैं लोग के निशान भी उसका रह जाता है बाजू के ऊपर या थाई के ऊपर जब बच्चों को लगाते हैं या हिप के ऊपर लगाते हैं, तो व्यूअर्स BCG की अगर बात करें तो इसमें TB का बचाव भी है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है जिसको अगर आप नहीं लगाते, टाइमली नहीं लगाते तो बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पोलियो के कतरे, पोलियो का एक टीका भी लगता है। ये सब वैक्सीनेशन का और बाय द वे फ्री वैक्सीनेशन का हिस्सा है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सारे आपको प्रोवाइड करते हैं। देन DTP है डिप्थीरिया, टेटनस और परटूटिस, ये भी एक बहुत मेजर बीमारी है। देन हेपेटाइटिस B की वैक्सीन, हिप वैक्सीन जिसमें निमोनिया और मेनिंजाइटिस से बचाव किया जाता है, मीज़ल्स की वैक्सीन यानी कि खसरे से बचाव की जो वैक्सीन है, उसके अलावा टेटनस का बूस्टर जो है वो हर 10 साल के बाद लगाना चाहिए। फ्लू वैक्सीन कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप अफोर्ड करते हैं, क्योंकि वो फ्री में नहीं लगती, तो उसको ज़रूर लगाएं। और निमोनिया की वैक्सीनेशन छोटे बच्चों को और उन लोगों को ज़रूर लगनी चाहिए जिनकी 65 या 60 से ज़्यादा एज है। देन अगर आप बात करें कोविड-19 की, तो आपको याद है कि कोविड में जब तक सबको वैक्सीनेट नहीं किया गया था एक सेफ्टी का एलिमेंट नहीं बना था। अब उस वैक्सीनेशन का फ़ायदा ये हुआ कि एक हर्ड इम्यूनिटी हो गई, यानी कि सारे मुल्क के लोगों के अंदर एक इम्यूनिटी पैदा हो गई। अब अगर कोविड होता भी है किसी को तो उसको वैक्सीनेशन और इन चीज़ों की टेंशन नहीं है क्योंकि उसकी शिद्दत कम हो गई है, क्योंकि सबको वैक्सीनेशन लग चुकी है। यूज़ वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि बीमारी आपको सिरे से ही नहीं होगी। वैसे तो बहुत से लोग जिनकी क़ुव्वत मुताफ़ियत स्ट्रांग होती है उनको होती नहीं है, लेकिन अगर होती भी है तो उसकी शरह और उसकी जो शिद्दत है वो बहुत कम होती है और उससे फिर जान बच जाती है। ये सोचने की बात है कि ऐसे मुल्क में जहाँ पे ऑलरेडी तालीम के हिसाब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, सेहत के हिसाब से और भी बहुत सी चीज़ें हमारी नेशन बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े काम चल रहे हैं, वहाँ पे फ्री वैक्सीन्स इस तरीके से देना, जब ऑलरेडी हमारे मुल्क के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है फाइनेंशियल, क्यों कर रहे हैं? सोचने की बात है ना। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी मतलब हेल्थ सिस्टम क्यों आपको मुफ्त की चीज़ें प्रोवाइड करेगा? अच्छा, अब इन वैक्सीनेशन के साथ बहुत फजूल सी बातें भी लोगों ने कनेक्ट करनी शुरू कर दी हैं कि इससे बंदा जो है इसमें से फलां वैक्सीनेशन से बांझपन आ जाता है, फलां वैक्सीनेशन से ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो व्यूअर्स, मुझे ये सारी वैक्सीनेशन लगी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बल्कि ये जो HPV वैक्सीन की बात कर रहे हैं, ये कोई 10 साल पहले मैंने पूरी अपनी वैक्सीनेशन करवाई थी, क्योंकि जब उस स्टेज पे पता चला कि HPV अगर खुदा न खास्ता इंसान को हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और लड़कियों के लिए स्पेशली ये कितनी डेंजरस चीज़ है।
तो आपके सामने है, वो मैंने लगवाई है, 10 साल हो गए हैं मुझे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, पूरी मैंने उसका कोर्स किया। अच्छा, उसके अलावा ये सारी वैक्सीनेशन जिनकी मैंने बात की है, टेटनस, क्योंकि जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उसमें भी आपको लगता है, टेटनस के हो गए, टाइफाइड के इंजेक्शन हो गए, हर 2 साल टाइफाइड का इंजेक्शन भी लगवाती हूँ, क्योंकि टाइफाइड की शरह इतनी ज़्यादा है और मुझे हो भी चुका है टाइफाइड। एक दफ़ा हुआ, उसके कुछ ही महीनों के बाद फिर मुझे टाइफाइड हो गया, वही टाइफाइड बिगड़ गया बेसिकली। मुझे लगा मैं ठीक हो गई हूँ, मैंने दवाई छोड़ दी बेवकूफ़ों की तरह, ये काफ़ी अरसे पुरानी बात है। उसके बाद मैंने रिलीजियसली हर 2 साल बाद मैं टाइफाइड का अपना टाइफाइड कॉलरा का इंजेक्शन लगवाती हूँ, वैक्सीनेशन का। फ्लू का हर साल लगवाती हूँ, खुद भी लगाती हूँ, घर के सारे स्टाफ को लगवाती हूँ, बच्चों को लगवाती हूँ। ये सारी वैक्सीनेशन व्यूअर्स मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैंने करवाई हैं। आपको नहीं यकीन आता, मुझे मैसेज करें, मैं आपको सारी वो भेजती हूँ, जब आप वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो उसका एक कार्ड होता है, वो सारे कार्ड्स मेरे पास पड़े हुए हैं। व्यूअर्स, बात यह है कि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, हम रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। सर्विकल या सर्वाइकल कैंसर जो है HPV से हो जाता है। अगर आपको खुदा न खास्ता किसी बच्ची को HPV हो जाता है तो वो बेसिकली आखिरी स्टेज में सर्वाइकल कैंसर या सर्विकल कैंसर बन जाता है, और इसकी शरह इतनी बढ़ती जा रही है क्योंकि बच्चियों को HPV होता है, वो उनके सिस्टम में रहता है, उसकी या तो तशखीस नहीं की जाती या तशखीस के बाद इलाज नहीं कराया जाता, जिसकी वजह से बच्चियों की डेथ हो जाती है। और व्यूअर्स, सर्विकल या सर्वाइकल कैंसर दुनिया का मुश्किल तरीन कैंसर है डील करने के लिए। ज़्यादातर अगर आपको ये वाला कैंसर हो जाए तो आपकी डेथ ही होती है। तो लड़कों को अगर हो जाए HPV तो वो कैरियर बन जाते हैं, उसमें कुछ दाने शाने निकलते हैं और इस किस्म के मामलात होते हैं, लेकिन लड़कों के लिए वो इतना डेंजरस नहीं है। लेकिन अगर बच्चियों को हो जाए तो ये एक जानलेवा चीज़ है। तो व्यूअर्स, मैं आपसे इल्तिजा कर रही हूँ एक माँ होते हुए कि प्लीज़ अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट करना और प्रोटेक्टेड रखना हम सबका फ़र्ज़ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नूर भी इंशाल्लाह जब उस एज पे पहुँचेगी, अभी तो आपको पता है वो 5 साल की माशाल्लाह होने वाली है, उसकी भी पूरी मैंने ये कोर्स करवाना है। मैंने तो अपने बेटों को भी लगवानी है HPV की वैक्सीन। बाहर के ममालिक में तो लड़कों को भी लगाई जाती है, लड़कियों को भी लगाई जाती है कि लड़का अगर कैरियर नहीं होगा तो बच्ची को भी नहीं लगेगा आगे से, राइट। सो व्यूअर्स, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको स्कूलों से आ रहा है पर्चा करवाने का, मुझे इतना अफसोस हुआ सुन के कि एक मेरे जानने वाले हैं, उनके स्कूल में बच्चियों का आया वो, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उनकी अम्मी पूछ रही थी उस बच्ची की कि जी लगवाना है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर माँ बाप जो है वो ना करके आगे से कर रहे हैं। व्यूअर्स, ये लग गई ना खुदा ना खास्ता बीमारी तो फिर सारी ज़िंदगी का रोग है। और राइट टाइम लगाने का जो एज कैटेगरी दी गई, आई थिंक 9 से 15 साल की उम्र के जो बच्चियाँ हैं वो राइट का एज है, क्योंकि आगे जाके लगता है तो फिर उसकी इतनी अफादियत नहीं होती। क्योंकि मैं भी जब लगवा रही थी तो उन्होंने कहा मैडम आपको छोटी उम्र में लगवाना चाहिए था। मैंने कहा माँ बाप को पता ही नहीं था और एहसास ही नहीं हुआ कि ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। और क्योंकि जो नेचुरली हिफाजती टीके गवर्नमेंट लगाती है वो तो सारे लगवाते ही हैं, ऊपर से जो एक्स्ट्राज होते हैं वो बंदा फिर देख लेता है देखने को। तो फ्री में आपको एक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, फ्री में आपके बच्चों को ये टीके लगाए जा रहे हैं स्कूलों में, मतलब डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। तो प्लीज़ 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 व्यूअर्स, एक फ्री सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है जिससे बच्चियों का फ्यूचर भी सिक्योर होता है और वो एक बहुत बड़ी, बहुत तकलीफ और बहुत ही हॉरिबल बीमारी से बच जाती हैं। सर्विकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, कुछ लोग सर्विकल कहते हैं, कुछ सर्वाइकल कहते हैं, ये बहुत ही तकलीफ दे और हॉरिबल बीमारी है। और कैंसर तो आपको वैसे ही पता है कितनी डेंजरस है। तो अगर हमें पता है कि एक चीज़ से कैंसर होता है और उसका हिफाजती टीका आ गया है तो कम से कम वो तो लगवा लेना। जितना आपने आपको सिक्योर कर सकते हैं उतना तो करें। आइए शेफ़ नूर से उनकी राय भी लेते हैं, खुद भी एक माँ है और बेटी की माँ है। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम। शेफ़ नूर, अब देखें ना, मुझे बड़ा दुख होता है, पहले पोलियो के बारे में बार बार लोगों को समझाना पड़ता था कि जी इससे कुछ नहीं होता, पोलियो के कतरों से कोई डेंजरस चीज़ नहीं होती, आप डेली भी पोलियो के कतरे लेने शुरू कर दें, उसका कोई नुकसान नहीं है, ज़्यादा लेने का तो बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है। ना लें तो आपको पता है सारी ज़िंदगी के लिए इंसान या तो अपाहिज हो जाता है, बिल्कुल, या इंसान की जान चली जाती है। बिल्कुल। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, यंग लोग हैं, जिनको जब पोलियो हुआ तो उनकी डेथ ही हो गई। बिल्कुल सही कह रही हैं। और सिंपल कतरे घरों में आके लोग देते हैं। इसी तरह HPV का आप देखें स्कूलों में लगा रहे हैं। जी, मैंने भी अभी वो सुना है, तो वो मतलब एक वीडियो ही आई तो उन्होंने कहा कि ये हम अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजेंगे, लड़कियों को, कि वहाँ उनके इंजेक्शन लगेंगे तो हमने जो है वो नहीं, हम उस दिन स्कूल ही नहीं भेजेंगे। हाँ, कितनी गलत बात, बहुत गलत बात है। क्योंकि देखें आपको और एक सिंपल बात है व्यूअर्स, अगर खुदा न खास्ता को गवर्नमेंट कोई ऐसा नेगेटिव काम कर भी होगी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है। आपके ख्याल से ये सारी चीज़ें चेक होके कंफर्म होके उसके बाद नहीं आती हैं मार्केट में? तो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी इदारा, कोई भी जगह ऐसा स्टेप नहीं उठा सकता जो किसी के लिए जानलेवा हो या किसी की ज़िंदगी को इस तरीके से मुतासिर करो। तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल
अवेयरनेस नहीं है ना, अवेयरनेस हो तो फिर ये देखेंगे बंदे, मैं तो हैरान ही होगी, वो कहते हैं हमने अपने बच्चों को भेजना ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपनी बच्चियों को भेजें, कोई ऐसी बात नहीं, हमने पूरा चेक किया है और ये जो है वो प्रूफ है, आप क्यों मतलब परेशान हो रही हैं? लोग पता है क्या करते हैं, ऐसी कोई चीज़ आती है, वही वाली बात सोशल मीडिया जो हमारा बेड़ा गर्क करता है। व्यूअर्स प्लीज़ याद रखें कि सोशल मीडिया पे 99% लोग जो बैठे हुए हैं वो वायरल होने के लिए बैठे हुए हैं, कि हमारा दाव लग जाए, हम वायरल हो जाए, हमारे YouTube के चैनल चल जाएं, ताकि हम YouTube के चैनल से डॉलरों में पैसे कमाएं। लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन तो ना देना, इसीलिए तो देते हैं। हाँ जी। क्योंकि लोग देखेंगे कहेंगे हाय इससे तो ये होता है, हाँ। इसको फॉरवर्ड करो। किसी ने अपनी बहन को किया, किसी ने अपने रिश्तेदार को किया, उसने आगे किया, वो चीज़ वायरल हो गई, अगले की वीडियो चल गई, उससे $500,000 कमा लिए महीने के, और इतनी गलत नेगेटिव इन्फॉर्मेशन फैला दी। लोगों की जिंदगियां खराब कर दी। सो प्लीज व्यूअर्स, ऑनलाइन जो चीजें पढ़ते हैं देखते हैं, उनकी तशखीस तो प्रॉपर किया करें। बिल्कुल। और यूट्यूब पे तो लोगों ने अन्नी मचाई हुई है। आप देखें यूट्यूब पे कुछ ऐसी चीजें भी अब ऑन एयर हो गई हैं, ऑन एयर हो रही हैं, जिन पे लोग चीखे मार रहे हैं कि ये क्यों ऑन एयर हो रही है, बट क्योंकि वो ऑनलाइन है तो उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। और लोग फिर जब पता चलता है कि ओए फलां चीज़ बड़ी वायरल हो रही है, उसके बारे में हमने बुरी चीज़ भी सुनी है, तो सारे लोग उसको देखना शुरू हो जाते हैं। मैं यही कहूँगी सबको कि मतलब ये लगवाने चाहिए और बिल्कुल ये सही हैं, और किसी की बातों पे या वीडियो देख के आप जो है इस चीज़ को मतलब डिनाई नहीं करना चाहिए आपको। आपको पता है व्यूअर्स, यही इसी तरह का मामला हुआ मेरी बाहर के मुल्क में एक दोस्त थी, उसकी नहीं हुई थी इम्यूनाइजेशन, क्योंकि वो इमिग्रेंट थी कनाडा में, आई थिंक ईरान से या पता नहीं कहाँ से आई थी। तो जब छोटी थी तो ऑब्वियसली उस दौरान उसको ये इंजेक्शन वगैरह नहीं लगे। खैर उसकी शादी हुई, जिस बंदे से उसकी शादी हुई वो HPV का कैरियर था। उसको ऑब्वियसली नहीं पता था कौन सा ये वाले टेस्ट वगैरह बंदा करवाता है शादी से। अच्छा, वो HPV का कैरियर था, उसके अंदर तो डोरमेंट था। जब इनकी शादी हुई तो इसका जब पहला बच्चा हुआ है, तो बच्चे के बाद ही ना तो इसका कुछ मतलब मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो होने शुरू हो गए। कुछ ऐसे पर्सन मैं बता नहीं सकती, बट बेसिकली कुछ ऐसे मामला होने शुरू हुए कि बार बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास बार बार जाए, तो गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि मैंने तुम्हारे ये वाले टेस्ट कराने। फिर उससे पूछा कि तुम्हारी इम्यूनाइजेशन ये वाली हुई है, तो कहती है मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली इमिग्रेट करके आ गए, नई सारे रिकॉर्ड बने कनाडा के अंदर। खैर वो चेक किया तो पता चला कि उसके टेस्ट, उसका वो ये नहीं हुआ था, उसकी अम्मी को भी कोई ख़ास याद नहीं था। बेसिकली उसको 3rd स्टेज का सर्वाइकल कैंसर था, और इस वक्त वो बेसिकली वो जो बिल्कुल एंड की केयर वाला स्टेज है उसके ऊपर है। डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं। कनाडा जैसे मुल्क में वो रहती है और कोई कुछ नहीं उसका कर सकता। और डॉक्टर ने यही कहा कि वो मतलब उसकी अम्मी भी यही पिटती रही कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था। वो मेरी एज की है, छोटे उसके बच्चे हैं, और मतलब सिंपल सी बात है कि अगर उसके मियाँ को भी हुई होती इम्यूनाइजेशन, उसकी भी इम्यूनाइजेशन होती, तो बात यहाँ पे ना। देखिए व्यूअर्स, जो चीज़ आप प्रिवेंट कर सकते हैं, जो आप सिरे से ही अवॉइड कर सकते हैं, हम वो क्यों नहीं करते हैं अवॉइड? सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग फजूल बातें करते हैं और हमें गुमराह करते हैं। तो व्यूअर्स प्लीज़ लोगों की बातों में मत आएँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपकी जुगन आपी हूँ, मुझे बताएं मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? किसी बात पे बोला है? जब भी आपसे बात की है सच्ची बात की है, बल्कि डांटे भी खाई हैं। डिफरेंट इदारों पे जब मैंने काम किया, डिफरेंट जगहों पे काम किया, और आपको पता है व्यूअर्स, मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट सेहत और तालीम है। इस प्रोग्राम पे भी हर कोई कहता था वायरल कंटेंट क्रिएट करो, वायरल कंटेंट क्रिएट करो। मैं इस चीज़ पे लड़ती लड़ती इस स्टेज पे आ गई कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई अब हमें इस चीज़ पे नहीं मना करता। और मैं PTV को सलाम पेश करती हूँ कि ये वाहिद इदारा है, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, जिसने कहा कि भाई सेहत पे बात करनी है, तालीम पे बात करनी है, कोई इशू नहीं है, हमें नहीं चाहिए वायरल कंटेंट। वो कंटेंट क्रिएट करो जिस पे हमारा व्यूअर जो है उसका कोई फ़ायदा हो, उसको नुकसान ना हो। लोग जो गलत बातें, फजूल बातें कहती हैं, उन चीज़ों को क्लियर करो। कोई अगर ऐसा पॉजिटिव काम हो रहा है जिससे हमारी आवाम को फ़ायदा हो सकता है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई बिजनेसेस, कोई चीज़ जिसमें हमारी आवाम को फ़ायदा हो, उसकी बात करो। तो व्यूअर्स, हम तो यही कोशिश करते हैं। तो आज हम HPV से रिलेटेड फिर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के सेकंड पार्ट के अंदर। अभी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ़ नूर के किचन में मुलाकात होगी, उनसे जानेंगे कि क्या बना रहे हैं। और फिर ऑफ कोर्स हमारे साथ एक बहुत ब्रिलियंट हाई अचीवर एक विजुअल आर्टिस्ट होंगी, उनसे भी बात करेंगे। एंड देन फाइनली HPV पे बात करेंगे। तो अगर आपके कोई सवाल, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज है, मुझे पता है लेटर्स आ रहे हैं जिनकी भी बच्चियाँ 9 से 15 साल की उम्र की हैं कि जी HPV की वैक्सीनेशन वगैरह, अगर आपको कोई सवाल जवाब हैं तो डोंट वरी, 11 बजे से लेके 12 बजे तक हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, 11:15 से लेके 12 बजे तक। और हमारे पास एक्सपर्ट्स भी होंगे। आपके कोई सवाल है, आप कॉल करें, आप मैसेज करें, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आपके कॉल्स, आपके सवालों के हम जवाब देंगे। HPV से रिलेटेड आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमारे साथ एक शदीद टैलेंटेड पर्सनालिटी है। शदीद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतनी सी जो बात हुई है हमारी ब्रेक में, उसमें मज़ीद इनके बारे में मैंने चीज़ें डिस्कवर की हैं। वैसे तो जो इनके बारे में रिनाउंड बातें हैं जो हर कोई जानता है वो ये है कि ब्रिलियंट एक विजुअल आर्टिस्ट हैं, स्कल्प्टर हैं, उसके अलावा माशाल्लाह से फ़ैशन मॉडल भी हैं। करंटली आप सर्व कर रहे हैं एज आर्ट एजुकेटर एंड अ लीड इंस्ट्रक्टर, और आप टीच कर रहे हैं फाउंडेशन ईयर स्कल्पचर एट द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ठीक है, NCA। तो ये तो आप कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ माशाल्लाह लिखते भी बहुत अच्छा हैं। इज़ ऑल्सो अ राइटर, तो बहुत से मज़े की और इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं। मैसम हुसैन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मैसम। जी वालेकुम सलाम मैम। मैसम, सबसे पहले तो बताओ इस नाम का मतलब क्या है? मैंने पहले भी सुना है नाम लेकिन व्हाट डज इट मीन? इट्स सच अ ब्यूटीफुल साउंडिंग नेम, और लड़कियों का भी होता है और लड़कों का भी होता है। शायद लड़कियों का इतना नहीं है, क्योंकि ये मुझे अभी ये याद है कि जब मैंने NCA के लिए अप्लाई किया था, हाँ। तो इंटरव्यू में सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपके नाम का मतलब क्या है। अच्छा। मीसम का मतलब है, ये मौला अली अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे, मीसम तमार। अच्छा। और इसका मतलब दो है, अगर अरबी ज़बान का वर्ड है, इसका मतलब है अपने महबूब के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने वाली को मीसम कहते हैं। माशाल्लाह। या वो जो एक जंग का मैदान होता है जिसमें घोड़े जब अटैक करने से पहले उनमें एक सुरूर होता है, एक आवाज़ होती है, तो उसको भी उस सिचुएशन में जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको भी मीसम कहते हैं। माशाल्लाह, मीसम। तो मीसम। yes। अच्छा, मेसम जो है वो मेरी दोस्त का नाम था, कनाडा में मेरे साथ Okay। पढ़ती थी। शी इज़ नॉट पाकिस्तानी, वन ऑफ द अरब कंट्रीज से थी, तो उसको मेसम कहते थे हम। प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी मसले होते हैं, कुछ लोग मीसम भी बोलते हैं, लेकिन ये असल में मैसम में तमार से हुए हैं। तो ये बताइए कि विजुअल स्कल्पचर तो हमें पता है कि जो स्कल्पचर, विजुअल आर्टिस्ट क्या होता है? आजकल बहुत ज़्यादा टर्म विजुअल आर्टिस्ट की यूज़ की जाती है। देखो, विजुअल आर्टिस्ट हर वो इंसान जो अपनी सोच को, अपने ख्यालात को, अपने पेन को और अपनी आइडियाज़ को एक विजुअल फॉर्म में क्रिएट करते हैं। वो विजुअल्स असल में वो विजुअल्स बनाते हैं, वो कैनवस के ऊपर हो, वो स्कल्पचर फॉर्म में हो, वो 3D फॉर्म में हो, वो फिल्म के फॉर्म में हो। तो हर एक क्रिएटर जो तस्वीरें बनाता हो, शक्ल बनाता हो, उसको हम विजुअल आर्टिस्ट कहते हैं। ब्रिलियंट। अब मुझे ये बताइए कि आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ? अच्छा, आप तो ऐसे आर्ट्स में घुसे कि हर चीज़ में ही माशाल्लाह हाथ डाल दिया। नहीं, मैं ये कहूँगा कि क्योंकि मेरी जो देखो ना, राइटिंग अपनी जगह, पोइट्री आप लिखते हैं इतनी खूबसूरत, देन यू गॉट योर स्कल्पचर्स, देन जो आप क्यूरेशंस करते हैं डिफरेंट जगहों पे, एज एन आर्ट डायरेक्टर भी आप काम करते हैं। आपकी चीज़ें जैसे कि एक बहुत बड़ा मॉल है पाकिस्तान लाहौर में, ये फेज़ 6 में, उस मॉल में भी आपके जो हैं मतलब आपने बड़े खूबसूरत ये दरख्त से बनाए हैं। तो आप तो इस तरह के बहुत से काम करते हैं माशाल्लाह। जी, मैं अगर कहूँगा कि इन सब का क्रेडिट जो है वो मेरे वालिद साहब को जाता है और मेरी टीचर्स को भी जाता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, मैं जितना मुझे समझ आता है चीज़ों का, तो मैं इस चीज़ पे और बिलीव करना शुरू करता हूँ कि जो मेरे अब्बू है, इवन दो ही इज़ नॉट एजुकेटेड, लेकिन उसने मुझे बचपन में ये सारी चीज़ें सिखाई है। इवन दो उनका ये इंटेंशन भी ना था, लेकिन जब हम शॉप में क्या करते हैं? मेरे अब्बू जो है, हमारा वेल्डिंग का एक शॉप है पारा चिनार में। ओके। हाँ, तो वहाँ पे मैं स्कूल के बाद अम्मी खाना देती थी कि जाओ बेटा ये अब्बू को लेके जाओ, तो मैं वहाँ पे जाके जब उनसे उनको खाना शाना था, फिर मैं उनके साथ काम करता था। तो उन्होंने मुझे टूल सिखाना, जो है ना कि टूल किस तरह यूज़ होते हैं वो सिखा ली है। तो बनाना तो सोच रहे थे हमारी फैमिली बिजनेस में आएगा लड़का, लड़के ने अपना ही काम निकाल। यही तो बात है, पैशन जो है ना वो टेक ओवर कर जाता है। पैशन है ही ऐसी खूबसूरत चीज़, और जो टैलेंट होता है वो खुद ही वो उभर के निकलता है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि मेरे अब्बू ने मुझे ये सिखाया कि मुश्किल वक्त में सर्वाइव कैसे करना है, और क्योंकि आसान काम तो हर एक कर सकते हैं। अब देखिए ना, मेटल को आप हीट देते हैं, वो कितनी सख्त चीज़ है। उसको गर्मी देते हैं, जब उसको आग लगाते हैं तो वो किसी भी शेप में आ जाता है। तो इंसान को भी ऐसा होना चाहिए। इंसान शायद मेटल से ज़्यादा सख्त है। मुझे तो ये लगता है कि इंसान जो है, इंसान को मोल्ड करना अगर वो अकड़ पे आ जाए तो वो मुश्किल होता है। जिस तरह मैम आपने बात किया ना, तो हम हर मीडियम में काम करते हैं। मेरे अपनी मतलब मैसम हुसैन स्टूडियो के नाम से एक इंस्टाग्राम का पेज भी है, तो उस पे हम हर किस्म के मटेरियल का वो जो काम है, मतलब हमने पाकिस्तान, ऑल ओवर द पाकिस्तान हमने काम किया है, जिसमें फाइबर ग्लास हो गया, क्ले हो गया, वुड हो गया, मेटल हो गया। और मेटल की स्कल्पचर बनाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर उसकी प्रोसेस होता है। लेकिन जब मैं काम करता हूँ तो मेरे साथ अब्बू साथ साथ ही होते हैं,
तो आपकी इंस्पिरेशन फिर कौन है? आप बार बार तो अब्बू कह रहे हैं, तो आप मतलब कहते हैं ना ये जो मेरे वाले साहब का स्कल्पचर है, आई थिंक अच्छा। ये मैंने कोई ये देखिए व्यूअर्स, यस एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और आप डिटेलिंग देखें व्यूअर्स, लगता है जैसे असल इंसान है। अगर कलर ये ना होता, अगर आपने ग्रे की तरफ ना गए होते, जी जी अगर आपने स्किन कलर ही रखा होता, तो खुदा की कसम ऐसा लगना था जैसे असल आज इंसान। मैंने मतलब आपने 8 इयर्स पहले बनाया है। अच्छा, 8-9 इयर्स पहले बनाया है। तो घर में जब मैं बनाता था, एक मजे की और ये बात मेटल में बना हुआ है? नहीं, ये फाइबर ग्लास है। अच्छा, ये फाइबर ग्लास है। तो ये मैंने घर में बनाया अबू, और जब वो आके देखते थे कि वाह ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। फिर अम्मी कहती थी कि अच्छा अबू का तो बनाया, अब मेरा कैसे बनाया। तो अम्मी का मैंने अभी तक नहीं बनाया, तो मैं वो बुरी भी बात है। बनाऊंगा। वो मैं बनाऊं, क्योंकि मैं शायद अभी भी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपनी माँ को बनाऊं। तो उसके लिए मुझे और वो चाहिए कि मेरे हाथों में इतना वो हो, स्किल आ जाए। और क्या बात है, कितनी प्यारी बात कही आपने कि और एक और इंसान है मेरी ज़िंदगी में अपार्ट फ्रॉम माई फादर, लेकिन वो जब मैं अभी तो खैर मैं एक छोटा सा आर्ट लर्नर हूँ। जब मैं बहुत अगर कोई बड़ा इंसान बन गया तो फिर मैं उनको भी मेंशन करूँगा। लेकिन उन्होंने मेरी जितनी गाइडलाइन की है, एनसीए आना, फिर प्रोजेक्ट्स करना, मतलब वो हमेशा मुझे गाइड करते रहते हैं। नाम तो ले लो, क्या हो गया? मुझे लगता है अभी नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरा ये दिल है कि मैं एक बहुत बड़े स्टेज पे उनको कहूँगा कि हाँ वो इंसान है जिसने मेरे लाइफ में बहुत कुछ किया है। मतलब जब भी मैं गिरा हूँ तो उनके अल्फाजों ने मुझे उठाया है। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत जी, दे। जी। क्योंकि व्यूअर्स वही वाली बात है ना, मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूँ, रब ताला ने तो नहीं आना ना ज़मीन पे, उन्होंने वसीले ही बनाने हैं। और कभी कभी वो वसीला माँ होती है, कभी वो बाप होता है, कभी वो बहन होती है, कभी वो भाई होता है, कभी वो कोई दोस्त होता है, कभी वो उस्ताद होता है। इसीलिए हम बार बार बात करते हैं रिश्तों की कदर करने की, जी जी बिल्कुल। क्योंकि ये वही रिश्ते हैं कभी कभी। और दोस्तों के साथ तो जो रिश्ता होता है व्यूअर्स, वो तो फ्रेंड्स आर द फैमिली दैट यू चूज़। ये तो वो रिश्ते नहीं, खून का रिश्ता नहीं है आपका, लेकिन वो आपकी एक मोटिवेशन है। हाँ, वो उसके रिश्ता जो है ना, मैं ये कह सकता हूँ कि खून का नहीं, शायद रूह का रिश्ता है। रूह का रिश्ता हाँ, है। और वो मेरी मतलब स्पिरिचुअल वो है, गाइड है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने डिफरेंट मटेरियल्स की बात की, तो मुझे मटेरियल्स बताओ कि किस किस किस्म के, जैसे आपने फाइबर ग्लास की भी मेरे ख्याल से आपका काम गन पाउडर और वेपनरी से रिलेटेड रॉ मटेरियल के साथ भी होता है। मैम, जो मेरा अपना विजुअल आर्ट प्रैक्टिस है वो इंस्पायर है फ्रॉम माय चाइल्डहुड मेमोरीज़। जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, पारा चिनार, अगर हम उनको स्टडी करें तो हमें ये पता चलता है कि वो एक वॉर इफेक्टेड जोन एरिया है। तो आई ग्रो अप इन अ वॉर इफेक्टेड जोन एरिया, जंगी एरिया। मैं अक्सर दोस्तों के साथ डिस्कस करता हूँ कि हम ऐसे इलाके में रहते हैं, अगर साल में हम काउंट करें तो मोर देन मतलब 50% से ज़्यादा वहाँ लड़ाई होती है, रोड बंद होते हैं, मसले होते हैं, कभी राशन नहीं आता, कभी रास्ते में कनवाई पे, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब तो हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं, ये तो बचपन की बात थी ना। हाँ, अभी बस कभी कभार हो जाते हैं, यस, मतलब लेकिन अब बहुत बेहतर हो गया। अब बेहतर है, क्योंकि मैम वो जगह बहुत खूबसूरत है। वहाँ की ग्रीनरी देखे, वहाँ के पहाड़ देखे, वहाँ का पानी देखे। हम इधर फ्रिज से पानी पीते, वहाँ पे हमें मिनरल पानी की ज़रूरत नहीं है। और वो और वहाँ के लोगों की जो मेहमान नवाजी है, जहाँ जिधर से भी हमारे लोग जाते हैं तो वो कहते हैं यार वहाँ के तो ऐसे लोग हैं और हर एक चीज़ छोड़ के आपके साथ वो करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा काम वहाँ से है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा चीज़ों से, और यही रीज़न है कि जब मैं गन पाउडर यूज़ करता हूँ, इवन दो इट्स वेरी हार्श वर्ड, कि जो गन पाउडर किसी को मारने या किसी चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, जब मैं तो इसको कहती हूँ कि देखें, हर चीज़ का अच्छा और बुरा इस्तेमाल है, उसी से आप अपने मुल्क की दिफा भी करते हैं, लोगों की दिफा करते हैं। बिल्कुल। उसको गलत तरह यूज़ करेंगे तो वो एक चीज़ है। बगर गन पाउडर एक डेंजरस चीज़ है, देखें फट भी सकता है, 100 चीज़ें हो सकती है, उसको यूज़ करना आना चाहिए अपने मटेरियल्स के अंदर। बिल्कुल। दूसरी बात, आर्टिलरी का जब तक आपको पता नहीं है कि किस तरह यूज़ करना है, गन्स को भी अगर बंदा यूज़ करे, खुदा ना खास्ता कोई हादसा भी हो सकता है। मैम, गन पाउडर जो है इसमें बहुत ज़्यादा, इसकी केमिस्ट्री में अगर हम जाएं तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो लेस एक्सप्लोसिव है। जिस तरह मतलब मेरा मकसद ये है कि जो चीज़ किसी इंसान की ज़िंदगी के लिए या अपने मुल्क के दिफा के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसी से मैं अपना आर्ट वर्क बनाता हूँ। जब वो मैं किसी पेपर के ऊपर लगाता हूँ, जब मैं फायर करता हूँ, वो एक किस्म की सेलिब्रेशन ऑफ वायलेंस भी होती है। अब ये बात शायद वो बड़ी अजीब सी लगी कि हम वायलेंस को सेलिब्रेट करते हैं, और
मतलब दो लोग होते हैं, एक मारने वाला होता है और एक मार खाने वाला होता है। जो मार खाने वाला होता है उसकी तो हालात बड़े ख़राब होती है, लेकिन जो मारने वाला होता है वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, कहते हैं और मार। लेकिन मेरा यहाँ पे मकसद और है, जो हमने बात की कि विजुअल आर्ट, जो मैं विजुअल्स बनाता हूँ वो किसी पेंट से नहीं बन सकती है। वो गन पाउडर इतना एक्साइटेड होता है, उसकी क्वांटिटी और उसकी जो बर्निंग है, उससे जो इमेजेस बनते हैं वो ऐसे है, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है और उसकी जो ओरिजिन है दैट इज़ फ्रॉम फाराचिनार। और वो ऐसा है कि मेरे ख्याल में आई थिंक दुनिया में दो लोग हैं, एक चाइनीज़ आर्टिस्ट है वो काम करते हैं और दूसरा जो मैं ही काम करता हूँ उस पर। ठीक है। और दूसरा मैम जो मटेरियल है, लोगों का रिस्पांस क्या होता है? लेकिन जो आर्ट लवर्स होते हैं वो आते हैं, सवाल तो करते होंगे। मैम जो भी गन पाउडर को कहते हैं, ओ वाओ गन पाउडर हाउ, मतलब लोग ये कहते हैं कहाँ से मिलता है। मैं उनको कहता हूँ हर जगह पे लिखा है नो पार्किंग, फिर भी लोग पार्किंग करते हैं। और दूसरा ये कि लोगों का रिस्पॉन्स है कि ये प्रैक्टिस बड़ा यूनिक है। हम क्ले में काम करते हैं, मिट्टी में, हर एक मतलब बेसिक मटेरियल ऑफ द स्कल्पचर। बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो वो उसको मोल्ड कैसे करना है, फिर हम चिकनी जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है और मिट्टी वो उसकी एक फीलिंग्स होती है जो कि आपको और मटेरियल में नहीं आता। फिर हम हर मटेरियल की अपनी फील है, हर मटेरियल की। और फिर हम वुड में काम करते हैं और फिर हम स्टोन में काम करते हैं, फिर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में काम करते हैं, फिर हम जिप्सोना क्ले मॉडल मेकिंग क्ले में काम करते हैं और फिर जो है हम वाइट सीमेंट में काम करते हैं, फिर मेटल आ गया, फिर फाइबर ग्लास आता है। तो मैम हर एक मटेरियल का एक अपना नेचर है, बिहेवियर है और खूबसूरती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और उसको अंडरस्टैंड करना बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और वही वाली बात है ना कि मटेरियल को आर्टिस्ट का अंडरस्टैंड करना और आर्टिस्ट को मटेरियल का अंडरस्टैंड करना। अब वही चिकनी मिट्टी जुगन के हाथ में आएगी तो वो एक मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करेगी, वो जब आपके हाथ में आएगी बेटे तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से, क्योंकि इवन दो ये चीज़ें डेड हैं लेकिन इनकी अपनी एक जान होती है। अगर आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। मैं इस बात को, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर बंदे को ना किसी आर्ट फॉर्म में चाहे कितना भी बुरा बनाते हो मुब्तला ज़रूर होना चाहिए, माइंड आपका शिफ्ट हो जाता है। मैम जो आर्ट है ना, इट्स योर सोल क्रिएशन थ्रू योर हैंड्स। अगर एक मिट्टी जब एक आर्टिस्ट या किसी भी क्रिएटर के हाथों में आती है ना तो उसमें लाइफ आना शुरू हो जाती है। हमारे बहुत अच्छी टीचर्स हैं और वो उनका जब हम काम देखते थे तो हमें एक्साइटमेंट होती थी कि यार ये कैसे करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि जो क्ले मटेरियल है ये ऐसा ये देखें, इनके काम की इमेजेस भी साथ साथ व्यूअर्स हम चला रहे हैं ताकि आप देखें, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। अब ये जो काम हमने किया था वाघा बॉर्डर में जो परेड करते हैं तो उनको प्रॉपर स्टडी करना होता है, फिर प्रोसेस होते हैं क्ले पे। अक्सर लोग स्कल्पचर से घबरा जाते हैं, लेकिन स्कल्पचर एक इतना खूबसूरत फील्ड है जिसमें आप 24 घंटे काम कर सकते हैं। ये आप देखें व्यूअर्स, इसका साइज देखें ज़रा। आपने सोचा होगा जब हमने इनिशियली आपको तस्वीर दिखाई है कि ये सिर्फ एक पिक्चर है, तस्वीर नहीं है, ये स्कल्पचर है। और ये मेरे ख्याल से कोई 8 फुट 9 फुट का स्कल्पचर नहीं, मैं 6 फुट तो मैं हूँ, तो ये 12 फीट इसका हाइट है। अच्छा ये फुल है, क्योंकि आप साथ खड़े हुए थे ना तो मुझे आधा जी माशाल्लाह 12 फुट का और ये मैम क्ले में बना हुआ है। ये क्ले में बनता है, फिर इसका मोल्ड बनता है, फिर इसके बाद ये कास्टिंग पे चले जाते हैं। अच्छा आजकल क्या हो रहा है? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में हमेशा कुछ एक्साइटिंग चल रहा था। और बाय द वे मैं ऑन एयर एक बात कह रही हूँ, मैंने आपसे एक प्रोजेक्ट आपको कमीशन करना है अपने घर के लिए। आपको पता है मेरा घर बने हुए 9 साल हो गए, मुझे अभी तक वो बंदा नहीं मिला जिससे मैं बता सकूं कि मैं क्या चाहती हूँ। व्यूअर्स इंशाल्लाह कमीशन से मुराद ही इनको पे करूंगी, मुफ्त का मैं इनसे बिल्कुल बात नहीं कर रही, नहीं मेरी मिजाज भी नहीं है, क्योंकि होता है पता है क्या, आर्टिस्ट इस चीज का फायदा उठाते हैं दूसरे आर्टिस्ट का, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैं फ्री में काम भी नहीं करता। एग्जैक्टली गुड। तो मैंने आपको एक चीज कमीशन करनी है, ठीक है मैम। और वो चीज मैं 9 साल से बनवाना चाह रही हूँ, मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा, और आज मैं ऑन एयर आपको ये बात करी। और व्यूअर्स इंशाल्लाह उसकी तस्वीर या उसकी वीडियो भी बना के मैं आपको ऑन एयर दिखाऊंगी जब को के आपके पास इतना टाइम होगा और आप आगे हम आपके अल्फाजों को, हमारी मैम हम एज अ टीम काम करते हैं, हम लोगों के अल्फाजों को विजुअलाइज करके उसको एक 3D फॉर्म बनाते हैं। और अभी भी जो हमारे आपने के प्रोजेक्ट्स, तो अभी हमारे जू के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एनिमल्स, और 2 पोर्ट्रेट्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। Amazing. और एक रिलीव का प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी कल मैंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, डिलीवर किया। और बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मतलब एनसे जाना, वहाँ पढ़ाना, फिर अलहमरा जाके उधर पढ़ाना, फिर मतलब अपनी स्टूडियो आके और सुबह 4 बजे तक काम करना। मेरे आंखें हमेशा लाल होती हैं, तो लेकिन कल मैं आराम से सोया हूँ। आंखें लाल होनी चाहिए, मुंह नहीं।
नहीं, कुछ पेड़ों से ही होता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस वक्त आपको जो लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर एक बच्चा जिसके अब्बू का काम वेल्डिंग का था, Yes, जो ma'am. पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बहुत पढ़े लिखों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, नहीं, सो ऑब्वियसली माँ बाप की ख्वाहिश यही होती है कि हमारा बच्चा हमसे कुछ बेहतर करे, लेकिन कुछ क्या, माशाल्लाह माशाल्लाह अब्बू ने तो जो ब्रिलियंट करे कि हाथ का काम व्यूअर्स उसकी कदर एक डिफरेंट लेवल की होती है। अब्बू ने हाथ से काम किया, बेटा भी हाथ का काम कर रहा है, लेकिन उसने अपनी राहें बनाई और फिर एक नहीं बहुत सी राहें अपने लिए भी बनाई और अपनी टीम के लिए भी मौके क्रिएट किए। तो खुद भी साथ में एक टीम को भी लेके चलते हैं और अब्बा इनके साथ साथ शाना बशाना। सो हमारे लिए तो ऐसे यंग ब्रिलियंट लोग इंस्पिरेशंस हैं। यंग लोगों के बारे में लोग कहते हैं बड़े सेल्फिश हो गए हैं आजकल, ये एक बहुत ब्रिलियंट एग्जाम्पल है एक ऐसे यंग इंसान का जो बड़ी छोटी उम्र पे पढ़ा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, अब्बू को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं और अभी तक अपने आप को इतना काबिल नहीं समझते कि अपनी अपनी अम्मी का स्कल्पचर अपने हाथों से बनाए। तो ये आजिज़ी, ये ब्रिलियंस, माशाल्लाह माशाल्लाह आपको करोड़ कामयाबियों से नवाजें। हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज दोगे? मैं ये मैसेज दूंगा कि जो भी मतलब असल में जो पेरेंट्स ये शो देख रहे हैं उनको अपने बच्चों पे फुल एतमाद होना चाहिए और अक्सर बच्चों का ये ख्वाहिश होता है कि वो करे जो वो चाहते हैं। तो कभी कभार पेरेंट्स उनको, क्योंकि एज अ टीचर वो कहते हैं हमारे पेरेंट्स हमसे ग्रेड मांगते हैं, कभी अपने बच्चों को अलाउ करें कि वो ख़ुद क्या क्रिएट करना चाहते हैं। और बच्चों को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी करें, कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ झूठ ना बोलें। और मौला कायनात का एक कौल है जिसने मेरी लाइफ बनाई है कि जिनका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है वो हसारे में है। मैं अगर स्कल्पचर भी बनाता हूँ, एक दिन काम करता हूँ, दूसरा दिन उससे अच्छा होना चाहिए, वरना मैं गलत कर रहा हूँ। अगर मैं एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ आज मैं 5 रुपये कमा रहा हूँ, कल मुझे 10 रुपये कमाना चाहिए, वरना मैं डाउन जा रहा हूँ। तो आपका आज गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए। और आई बिलीव कि अगर आपका प्रेजेंट बेहतर नहीं है, आपका फ्यूचर कभी भी बेहतर नहीं होगा। तो लिव इन द मोमेंट और हमेशा अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाएं और अपने पेरेंट्स की मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम तरजीह अव्वल रखें। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मौला अली की कॉल पे एक मतलब एक बात जो हमेशा मेरे दिल को लगती है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा व्यूअर्स किसी को नहीं मिलता, इसलिए मेहनत करना शर्त है। जैसे कि इन्होंने कहा कि आप अपने पूरे एफर्ट्स करें मगर इमीडिएट रिज़ल्ट का वेट ना करें, आपको अपने वक्त से अपने टाइम पे रिज़ल्ट मिलेगा। इन्होंने भी अपनी जर्नी अपने अब्बू के साथ ज़मीन पे बैठ के वेल्डिंग सीख के शुरू की और वो जर्नी तब की शुरू हुई है। तो अगर इस स्टेज पे ये इतने कामयाब है तो वो कहानी शुरू हुई जब एक छोटा सा बच्चा था ये लड़का। सो ये याद रखिएगा व्यूअर्स, राइट टाइम पे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 6-8 साल की उम्र पे उनकी पेंटिंग्स बिकना शुरू हो, छोटे छोटे बच्चे हैं हमने देखे हैं जो इंटरनेशनली अपना काम सेल कर रहे हैं, ऑटिस्टिक बच्चे। हर बंदे को अपने टाइम पे अपने वक्त पे कामयाबी मिलती है, शर्त है मेहनत, फोकस और अच्छी नीयत। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो HPV से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे HPV पे इन डिटेल। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसको बोलते भी यूजुअली HPV के ही नाम से इसको जाना जाता है। ये एक्चुअली है क्या? और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन दोनों ख़वातीन का जिन्होंने आज स्पेशली अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाले, क्योंकि इसी की कैंपेन की वजह से ये दोनों ख़वातीन एक्सट्रीमली बिजी हैं, लेकिन हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि क्लैरिटी दें। इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों को ऑलरेडी स्कूलों से लेटर आ चुका होगा कि जी हम टीका लगाने के लिए आएंगे फ़लाँ डेट को, तो आप परमिशन दे दें। अब बहुत से लोग इजाज़त नहीं दे रहे, बहुत से लोग इजाज़त दे भी रहे हैं, तो उनके 8 करोड़ सवाल हैं कि ये क्या है, क्यों है। अव्वल तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट व्यूअर्स, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन पंजाब के एंड से और जनरली EPI पंजाब एंड ऑल ओवर पाकिस्तान जो है, इसकी मेजर कैंपेन्स भी चल रही हैं। यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं, सोशल मीडिया पे भी हैं, रील्स भी बनी हुई, बहुत इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है इससे रिलेटेड, हमारे मुल्क से रिलेटेड। लेकिन जो लोग अभी भी कन्फ्यूज्ड हैं उनके लिए हम स्पेशली एज अ स्टेट चैनल ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो प्लीज़ व्यूअर्स, हम जो बात करेंगे मुस्तनिद बात है, वो फैक्चुअल चीज़ें हैं,
और कोई आप अगर नॉनसेंस इधर उधर सुन रहे हैं तो प्लीज़ उसको ना सुने। मैंने आपको शुरू में भी बताया, आजकल यूट्यूब पे सब बंदे बैठे हुए हैं पैसे बनाने के लिए वायरल कंटेंट पे। जाहिर ये कैंपेन चल रही है, अगर कोई बंदा कहता है कि यार इससे डेथ हो जाती है इस टीके को लगाने से, तो वो चीज़ वायरल हो जाएगी। वो वायरल होएगी तो अगला बंदा पैसे ज़्यादा कमाएगा। ये नहीं एहसास करते क्योंकि यूट्यूब, ऑनलाइन वगैरह उस तरह के व्यूअर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो राइट इन्फॉर्मेशन लें और फिर उसके बाद फैसला करें कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे साथ हैं डॉक्टर समरा खुरम, हमारे प्रोग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हम इनको रेगुलरली बुलाते रहते हैं। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज EPI पंजाब, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ओवर 27 ईयर्स माशाल्लाह का इनका एक्सपीरियंस है क्लिनिकल प्रैक्टिस, पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा के साथ हमें ज्वाइन किया एक और बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी ने, जो बहुत बड़े बड़े काम करती हैं, और उनमें से एक काम तो बहुत ही मुश्किल काम है। पीडियाट्रिक हीमेटोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और उसके साथ साथ पैलिएटिव केयर फिजिशियन हैं। पैलिएटिव केयर क्या होती है ये हम मैडम से जानेंगे भी। करंटली सर्विंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज साइंसेज लाहौर। हमारे साथ डॉक्टर हुमा ज़फ़र कोंदल हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुमा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर हुमा, पैलिएटिव केयर बहुत ही मुश्किल काम है, अगर आप जल्दी से 2 अल्फाज में हमारे व्यूअर्स को बता दें कि ये है क्या एग्जैक्टली? पैलिएटिव केयर उन तमाम लोगों के लिए है जिनकी बीमारी का सफ़र मुश्किल है, लंबा है, और अगर इलाज फ़ेल हो जाता है तो वहाँ पे उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है। सो हमेशा ये कहते हैं कि जो सफरिंग है या बीमारी है वो सिर्फ वो बीमारी नहीं है जो नज़र आती है। कुछ बीमारी एक तो जैसे कैंसर, ये सब चीज़ें, लेकिन उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, किस तरह साइकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, फैमिली कैसे अफेक्ट होती है। सो पैलिएटिव केयर एक फोरम प्रोवाइड करता है जो हॉलिस्टिक, तो पूरी बच्चे को और बच्चे की पूरी फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और सच्ची बात है व्यूअर्स के आखिरी वक्त जो है वो तकलीफ़ के बग़ैर गुजर जाए। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, मेरी एक दोस्त है, उसको सर्विकल भी कहते हैं लोग, सर्वाइकल भी कहते हैं, प्रोनाउंसिएशंस डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट होती हैं। वो पैलिएटिव केयर में ही है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं, और वो अभी हॉस्पिस में हैं कनाडा में। बड़ा तकलीफ थे, और वही वाली चीज़ ना HPV की हम क्यों बात कर रहे हैं और मैं क्यों इतनी आग बगोला होगी, क्योंकि मैंने अपनी दोस्त को गुजरते हुए देखा है। उससे 10 साल मैंने उस लड़की को तकलीफ से गुजरते हुए देखा है व्यूअर्स। और इतनी ईजिली अवॉइडेबल चीज़, एक ऐसा कैंसर जिसका आप टीका लगा सकते हैं और आप बच सकते हैं उससे। हो जाए तो फिर मतलब आई एम सॉरी व्यूअर्स, मैं इमोशनल इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मैं भी बच्चियों की माँ हूँ, आप लोगों के भी बच्चे हैं। कोई नहीं चाहता कि उनका कोई, किसी का भी बच्चा किसी तकलीफ से गुजरे। इसी तरह पोलियो की मिन्नतें तरले करते रह गए कि खुदा का वास्ते कतरे पिला लें, खुदा का वास्ते कतरे पिला लें। पूरी दुनिया में पोलियो ख़त्म हो गया, हम कतरे नहीं पिलाते, वो नहीं ख़त्म होता। अब ये HPV वाला जो मामला है, पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन व्यूअर्स हो गई हैं, हो रही हैं। हम भी अब उस प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जहाँ पर हम मैनेज कर रहे हैं। और बड़ी देखिए, हमारे मुल्क की इकॉनमी और हालात के मुताबिक बड़ा मुश्किल था ये मैनेज करना। उसके बाद अब आप घोड़े को पानी तक ले गए हैं, घोड़ा पानी नहीं पी रहा, तो देखें ये अब हम अपनी ज़ात के साथ खुद ज्यादती करें। सॉरी डॉक्टर साहिबा, मैं बहुत बोल रही हूँ। आप बताइए HPV आखिर है क्या, क्यों इतना ये एक वावेला मचा हुआ है कि इंजेक्शन लगाएं। जी मैम। जी शुक्रिया। HPV जो है ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, और ये वायरस जो जैसे बाकी बीमारियां वायरस या बैक्टीरिया से होती हैं, ये एक वायरस है जो सर्वाइकल कैंसर का सबब है। आपको पता है कि कैंसर कितनी मौजी बीमारी है, अगर ये एक दफ़ा हो जाए तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। और फॉर्चुनेटली हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, और एक ही कैंसर है जिसकी वैक्सीन अवेलेबल है, और हम इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसकी वैक्सीन लगवाने से। तो हुकूमत पंजाब ने ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया CM की सरपरस्ती में, और मैं यहाँ ये बताना ज़रूर पसंद करूँगी। देखें ना, खुद भी हमारी CM साहिबा, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बीइंग अ वुमन। आप देखें हुनरमंद पंजाब, आप मैग्निफिसेंट पंजाब को देखिए, हर चीज़ जो की जा रही है तालीम में, एजुकेशन में, एक माँ के नज़रिए से बिल्कुल ऐसे ही कि माँ अपनी जिस तरह बेटी को प्रोटेक्ट करती हैं। और मैडम जिस भी प्लेटफॉर्म पे बात करती हैं यही बात करती हैं कि मैं चाहती हूँ कि सेहतमंद तालीम याफ्ता पंजाब और एंड होपफुली पंजाब पाकिस्तान इज़ वेल। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ ये भी बताना मैं चाहूँगी कि ये पहले से 147 ममालिक में दी जा रही है, जिसमें बहुत से मुस्लिम ममालिक में भी हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, लीबिया है, कतर है, कुवैत है। इन सब मुस्लिम ममालिक में ये पहले से दी जा रही है।
और 2006 से ये प्राइवेट सेक्टर में भी दी जा रही थी। गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव अच्छा लिया है, ऐसा इकदाम लिया है कि हम अपनी 9 से 14 साल की उम्र की बच्चियों को लगा रहे हैं ये वैक्सीन, क्योंकि ये ही बेस्ट उम्र है ताकि बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त उनके अंदर पैदा हो सके और बाद में आने वाली ज़िंदगी में उनको ये कैंसर ना हो। बिल्कुल सही जी। डॉक्टर साहब, अब एक सवाल जो उठता है कि HPV तो मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करेंगे कि मेल में ये किस तरह रूनुमा होता है और फीमेल में कैसे होता है? देखिए, इवन दो बाय द वे पूरी दुनिया में व्यूअर्स सब लड़के लड़कियों दोनों को लगाया जाता है। अभी पहले स्टेज में, जैसे कि मेरी डॉक्टर साहब से भी बात हुई कि सबसे पहले इनिशियली लड़कियों को लगाया जाएगा और फिर लड़कों की तरफ भी आएंगे। ऑब्वियसली रिस्पांस भी तो देखना ना आवाम का, आप इतना ज़्यादा प्रोडक्ट ले लें आगे से लोग, इसीलिए समझाना ज़रूरी है जी। देखिए, पहले तो एक जो मिसकंसेप्शन है, जो गलत फहमी है लोगों में कि ये मेल्स को अफेक्ट नहीं करता, उसे फीमेल्स को अफेक्ट करता है, ये दोनों को अफेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं और किसको ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। सो अगर हम कंपैरिजन करें तो फीमेल्स के लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब जानलेवा बीमारी है, क्योंकि मर्दों में कैंसर डेवलप नहीं होता और ख़वातीन में ना सिर्फ कि कैंसर डेवलप भी होता है, पाकिस्तान के अंदर ये जिस स्टेज पे डेवलप होता है उस टाइम पे हमारे पास इट्स टू लेट और हमारे पास इलाज मुमकिन नहीं होता, क्योंकि औरतों का सर्विक्स है और मर्दों का सर्विक्स नहीं है। सो उस वजह से हमारी पहली प्रेफरेंस ये थी कि हम फीमेल्स को प्रोटेक्ट करें। और ये वैक्सीन हमारे पास 2014-2015 में आ गई थी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी। और उसके बाद अब यूनिसेफ, WHO और गावी के इनके ताउन से अब वैक्सीनेशन जो आई है वो अनलिमिटेड स्टॉक नहीं है। सो फर्स्ट प्रेफरेंस ये है कि पहले फीमेल्स को प्रोटेक्ट किया जाए। अच्छा, अगर मैडम जैसे कि मैं जाती हूँ और कहती हूँ कि जी मेरी भी वैक्सीनेशन कर दें, तो क्या वो मेरी भी कर देंगे? नहीं, एक वो वैसे ही एज अ क्यूरियोसिटी, क्योंकि अब बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं, जैसे कि मेरे साथ एक हमारे भाई पूछ रहे थे कि जी मेरी एक बच्ची जो है वो 16 साल की है, एक बच्ची मेरी 18 साल की है, तो उसके इवन दो हम 9 से 14 साल की बच्चियों को लगा रहे हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल ये भी तो 16 और 18 भी लगभग ही है उसके। आप सही कह रही हैं, लगाई जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है वो 9 से 14 साल की उम्र में होती है। अच्छा। इसके बाद आप 25 साल तक लगा सकते हैं, लेकिन उसकी एफिकेसी जो है उसकी जो वो कम होती जाती है जैसे जैसे बट 16 और 18 तो ठीक है ना। हाँ, मतलब नहीं बिल्कुल आप लगा सकते हैं और ये बाद में अवेलेबल भी हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर में, तो अगर कोई लगाना चाहता है तो वो ज़रूर लगवाए। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो 9 से 14 साल की दे रही है वैक्सीन, और हमें, और ये भी मैं बता दूं ये बिल्कुल मुफ्त नहीं है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भी पैसे खर्च हुए हैं, उन्हीं के तो खर्च हो रहे हैं। को फाइनेंसिंग पे हम ये काम करते हैं, इसमें गवर्नमेंट का भी पूरा, गावी की भी सपोर्ट है और गवर्नमेंट का भी शेयर होता है, तो ये मिल के जो है वैक्सीन दी जाएगी। और बाद में जो है हमारे रूटीन का जो इम्यूनाइजेशन का स्केड्यूल है उसके अंदर ऐड होके हम जो भी 9 साल की बच्ची जो भी उम्र को पहुँचेगी हम उसको लगाएंगे फिर रूटीन में। तो मैम एक और होता क्या है HPV, देखिए उससे हो तो जाता है कैंसर, लेकिन इस बीमारी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो, आप समझ रहे हैं, ताकि ये तो एक्सप्लेन करें ना कि ये है कितनी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़। देखिए, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है इसकी 200 टाइप्स हैं। ये ग्रुप ऑफ वायरसेस है जिसकी 200 इकसाम है। लकीली सारी इकसाम उतनी ख़तरनाक नहीं है, 10 से 12 जिनको हम स्ट्रेन्स बोलते हैं, ऐसे इकसाम हैं जो बीमारी, जो डिज़ीज़ मैनिफेस्ट करते हैं। अब उसमें भी कुछ स्ट्रेन्स हैं जैसे 6 और 11 जो कैंसर कॉज नहीं करती, लेकिन कुछ स्ट्रेन्स ऐसी हैं जैसे 16 और 18 वो कैंसर कॉज करती हैं। और ये जो वैक्सीनेशन है वो जो कहते हैं ना कि ये सिर्फ दो, ये बाइवेलेंट है, ये सिर्फ 2 स्ट्रेन के अगेंस्ट आई है। सो देखिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 16 और 18 ही वो 2 इकसाम हैं जो सबसे ज़्यादा कैंसर कॉज करने का सबब है, तो हमने उसको प्रिवेंट करना। और हम अब ये तो नहीं चेक कर सकते ना व्यूअर्स एज ह्यूमन बीइंग्स जाके कि जी अच्छा जी ये फलां बंदे को अगर है और अगर उससे आपको लग गई है तो मुझे कौन सी वाली स्ट्रेन लगी है, क्या लगी है, वो तो फिर मजीद और अगेन होने के बाद पता चलेगा ना। तो चीज़ के होने से पहले ही अगर हम उसका कर लें, जो लाखों का, कुछ सिचुएशन में तो करोड़ों का इलाज। और बात ये कि इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, सर्वाइकल कैंसर या सर्विकल कैंसर इज़ नॉट क्योरेबल, इसका कोई इलाज नहीं है। नहीं, इसमें ना 3 वेज हैं। हाँ। वैक्सीन उनमें से एक है, आपने स्क्रीनिंग भी करवानी है,
वैक्सीन तो एक वे है, वैक्सीन से आप 90% नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर आपको सर्विकल या सर्वाइकल कैंसर हो गया तो ये एंड में जानलेवा ही साबित होता है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें आगा खान यूनिवर्सिटी की हमारे पाकिस्तान में स्टडीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें अगर 5000 डायग्नोज केसेस थे उनमें से 3000 की डेथ होगी। ये इतना फैटल है। 65% मोर्टेलिटी रेट है। 65% मोर्टेलिटी रेट है। व्यूअर्स, मैंने तो सच्ची बात है आज तक जो भी सुना है जनरली एज एन हेयर से वाली बात, तो यही सुना है भी सर्वाइकल कैंसर हो गया और अगला फौत हो गया, और अगर बच भी जाते हो तो वो इतनी को अजियतनाक मामला। और वो जो 65% डेथ्स हैं वो मिजरेबल डेथ्स हैं, वो इंतहाई तकलीफ दे मराइल से गुजर के डेथ्स हैं। एज ए पैलिएटिव फिजिशियन आई कैन से दैट कि उसको वो उसी की प्रिवेंशन के लिए हम यहाँ पे बैठे थे कि वी आर नॉट द स्टेक होल्डर्स, हमारा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कोई हमारे पता रोने क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि या तो आंखों से मैडम तो डेली देखती हैं और कोई भी इंसान पत्थर का नहीं होता। मैं तो कहती हूँ कि जिसके जो बार बार ऐसे मामलात देखते हैं वो और तक है ना। आई एम सो सॉरी मैडम, आप बहुत बड़ा नेकी का काम कर रही हैं। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ व्यूअर्स के, ये डॉक्टर्स वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह मियाँ ने भेजे हैं हमारे लिए वसीलों के तौर पे, जो हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं, जो हमें शिफा मतलब अल्लाह ताला की तरफ से ही शिफा आती है, बट इन लोगों के हाथों के थ्रू आती है। तो अगर मैडम खुद इमोशनल हो रही हैं इस बात पे डॉक्टर साहिबा, तो आप सोचें कि ये कितनी को हवन्नक चीज़ होगी डॉक्टर के लिए भी देखने के लिए, राइट मैडम? देखिए, जब पेशेंट दाखिल होते हैं ना क्लिनिक पे, तो इतनी स्मेल आती है उस पेशेंट से कि वहाँ कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और कोई अटेंडेंट जो है वो ऐसे मरीज़ के साथ नहीं रहना पसंद करता बाद में। इतनी ये मिजरेबल और इतनी तकलीफ दह सिचुएशन होती है कि पेशेंट से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है और वहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता। स्मेल का अलहदा ये इशू, उसके अलावा जो दूसरे जो मामलात वहाँ पे चल रहे होते हैं व्यूअर्स, एक तो आप सोचें कि एक बंदा खुद तकलीफ़ में, फिर उसकी फ़िज़िकल हालत ऐसी है कि उसके करीब भी कोई नहीं आना चाह रहा होता या करीब आ नहीं पा रहा होता, लोगों की तबीयत ख़राब हो रही होती है। व्यूअर्स, इट्स हॉरेंडस। खैर, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इससे बच कैसे सकते हैं इस पे बात करेंगे। उसके बाद जो मिथ्स हैं कि बांझपन, ये वो सारी जो नॉनसेंस बातें आजकल फैली हुई हैं, उस पर भी क्लैरिटी लेंगे डॉक्टर्स से, ऑन एयर लेंगे इनसे सवालों के जवाब, ताकि वो भी अपनी बात पे फिर कायम रह सके ना। ऑन एयर जब किसी ने बात कर दी तो फिर तो उस पर कोई लेफ्ट राइट होने की मार्जिन नहीं है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यहाँ पे मैम अब मुझे बताएं कि टीके कितने, प्रोसीजर, ये वाली चीज़ें समझा दें। और मैडम जो मिथ्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से मिथ्स हैं, बहुत सी फजूल, जैसे किसी ने जब पोलियो के खतरे की बात आई तो लोगों ने बांझपन की बात की, इससे रिलेटेड भी पता नहीं क्या क्या कहानियाँ अजीबोगरीब किस्म की निकल रही हैं। तो थोड़ा सा ये भी हमें लोगों के माइंड को एटीज़ कर दें कि ये वाली चीज़ें फैक्ट्स हैं और ये वाली चीज़ें फैक्ट्स नहीं हैं। जी शुक्रिया। और एक बहुत बड़ा फैक्ट आपके साथ शेयर करना है, मैंने अभी आपसे नहीं अपनी रिसर्च खुद करके चेक करवाया है कि 23 लाख से ज़्यादा, ये कल का नंबर था, अब आज मज़ीद बढ़ चुका होगा, 23 लाख से ज़्यादा बच्चियां जो हैं इम्यूनाइज हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 9 से 14 साल की, 9 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स की, और उसके अलावा ये 27 सितंबर तक कैंपेन चलेगी। ये वाली अभी 23 तारीख है, 7 दिन और, ये 27 सितंबर तक कैंपेन ये वाली चलेगी। उसके बाद एक और राउंड इसका चलेगा, जो भी बच्चियां 9 से 14 साल की उम्र की रह गई होंगी, और ये सिंगल इंजेक्शन है, राइट मैम? बिल्कुल ऐसे। इसके बाद फॉलो अप के कोई? ये सिंगल है। आप लोगों ने तो बड़ा अमेजिंग काम किया है, क्योंकि जब मुझे लगा था 10 साल पहले एक लगा था, फिर उसका एक कुछ 6 हफ्ते बाद लगा था, और फिर एक कोई पता नहीं 6 मंथ्स के बाद। काफ़ी बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत एक्सपेंसिव था। और मेरा हस्बैंड मुझे ये कह रहा था तुम पैरेंट, क्योंकि हमने अपनी उस दोस्त को उसको ज़बान दी थी, हम सब ने ज़बान दी थी कि हम लगवाएंगे, और वो ऑब्वियसली बीमारी में मुब्तला थी, तो जो सब क्लोज थी हमने लगवाए, उसको वो तस्वीर भेजी। देखो, जब बीमार स्टेज पे होता है बंदा, तो बंदा उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो हमारी तो बड़ी प्यारी दोस्त है वो, अल्लाह उसको उसके लिए आसानी पैदा करे। जी, ये 9 से 15 साल की उम्र में, जैसे आपने बताया, हम 23 लाख से ज़्यादा बच्चियों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। और जो हमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आई वो सोशल मीडिया में कहूँगी कि वो डिजिटल कोएक्स की आई,
क्योंकि कुछ लोगों को बिल्कुल मालूमात के बगैर उन्होंने व्लॉग्स किए, उन्होंने सोशल मीडिया पे ये र्यूमर्स स्प्रेड की। मेरी तमाम से रिक्वेस्ट है कि जब आप अपना इलाज करवाते हैं तो डॉक्टर से करवाते हैं, तो काइंडली अपने फैमिली फिजिशियन से, अपने जानने वाले डॉक्टर से पूछें। और इसके अलावा अगर आप आजकल के बच्चे भी सर्च करते हैं, चले आप लोग को अगर डाउट है ना व्यूअर्स, बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर साहिबा की, आप हमारी बात ना माने, किसी भी जानने वाले डॉक्टर से बात कर लें, किसी मुआलिज से बात करें जो प्रॉपर ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल है। अब ये नहीं कि आपकी कोई मतलब जानने वाले हैं उनका ताल्लुक हिकमत से है, देखिए दैट इज, आप एलोपैथिक डॉक्टर से, सर्टिफाइड डॉक्टर से, एक मुस्तनद डॉक्टर से जाके पूछें, अगर वो आपको कहते हैं ना लगाएं ठीक है। और आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, AI से सर्च कर सकते हैं, आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शुड वी वैक्सीनेट आवर गर्ल्स और नॉट। तो आपको क्या रिसर्च में सारा आता है नज़र, आपको एक एक चीज़ पता चल जाएगी कि ये HPV वैक्सीन क्या है, सर्वाइकल कैंसर क्या है और उसकी प्रिवेंशन कैसे है। आपके सामने करती हूँ, शुड यू गेट गर्ल्स वैक्सीनेटेड फॉर HPV? चलिए ये सवाल का जब तक जवाब आ रहा है, मैडम आप क्या कहेंगी? देखिए इसमें जो लोगों के मिथ्स हैं उसमें हम हर तरह के सवालात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम ओपन फोरम पे बैठे हुए हैं, हम हॉस्पिटल्स में हैं, इवन स्कूल्स में भी काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं, पेरेंट्स के सारी क्वेरीज़ को हम जवाब दे रहे हैं। लेकिन देखिए जो बात करें वो एविडेंस बेस्ड बात करें, और देखिए आपकी हर बात का वेटेज है और आपको उसके लिए आंसरेबल होना है। और जो आपकी एक गलत कही हुई बात के क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, आपने उसको भी फेस करना है। सो आपको बहुत कॉशियसली अपनी कोई बात जो, और स्पेशली सोशल मीडिया पे अब जब ये प्रैक्टिसेस और वैल्यूज़ बहुत चेंज हो चुके हुए हैं और हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है। अगर हम पैराडोल की बात करें, पैरासीटामोल की बात करें, जो सारी वैक्सीनेशन ऑलरेडी हम अपने बच्चों की कराते हैं, हम हर एक के बारे में कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट हैं लेकिन माइल्ड साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर हम इसी वैक्सीनेशन की बात करें तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? माइल्ड स्वेलिंग, रेडनेस हो सकती है, उसी जगह पे पेन हो सकती है, कुछ टाइम के लिए 1 से 2 दिन के लिए बुखार हो सकता है, दिल ख़राब हो सकता है, बस। और इसको अगर आप कंपेयर करें अपनी फ्रेंड की कंडीशन के साथ जो इस वक्त एंड ऑफ लाइफ केयर पर हैं, सो आप क्या दोनों सिचुएशंस को कंपेयर कर सकते हैं? अब देखें ना मैम, मैंने डाला ChatGPT पे, सबका बेस्ट फ्रेंड है ना आजकल ChatGPT, ये देख लें, यस गर्ल्स शुड एब्सोल्युटली बी वैक्सीनेटेड फॉर HPV, और बल्कि कैपिटल में लिखा हुआ है, ब्लॉक लेटर्स में उन्होंने लिखा हुआ है। हियर्स व्हाई, HPV बहुत कॉमन है, ज़्यादातर लोग इससे एक्सपोज हो जाते हैं ज़िंदगी में। कुछ ऐसे HPV हैं जो आपको सर्वाइकल कैंसर भी देते हैं, वजाइना का कैंसर भी देते हैं, वल्वा का कैंसर, थ्रोट का और एनस का भी, ओरल फेरेंक्स का, ठीक है। उसके अलावा वैक्सीन मोस्ट इफेक्टिव है अगर एक्सपोजर से पहले दी जाए, और इससे पहले दी जाए कि बच्ची की शादी हो या व्हाटएवर, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेकमेंड करता है कि लड़कियां और लड़कों को 9 साल की उम्र पे आपको ये दे देनी चाहिए, और 26 साल की उम्र तक आप दे सकते हैं, उससे लेट भी अगर खुदा न खास्ता कोई डॉक्टर आपको रेकमेंड करे किसी मसले की वजह से। ये बहुत सेफ है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, और थोड़ी सी सोरनेस इंजेक्शन की साइड पे होती है या कभी कभार फीवर। इन शॉर्ट, लड़कियों और लड़के को वैक्सीनेट करना इसलिए ज़रूरी है HPV से क्योंकि ये कैंसर को आगे जाके प्रिवेंट करता है। तो व्यूअर्स, चले हम सारे झूठे, ChatGPT तो सच्चा ना नहीं, आजकल तो आई एम सॉरी हर बंदा इसको सर्च करता है, और काइंडली अपने डॉक्टर से पूछें, क्योंकि सोशल मीडिया में भी इस तरह मिस अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए लोग जो है वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा ज़्यादा कर देते हैं। एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट देखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आपका पैगाम, हाँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और हमारे हम LMIC लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में जहाँ पे स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं है, एक्सपेंसिव है, रेडीली अवेलेबल नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं है, प्रोटोकॉल्स अवेलेबल नहीं है, स्क्रीनिंग नहीं होती, विच इज़ रिकमेंडेड आफ्टर 40 ईयर्स, और आफ्टर एवरी आफ्टर 3 ईयर्स हमें रिपीट करनी चाहिए। सो ऑलरेडी जिस स्टेज पे हम डायग्नोज करते हैं, इट्स टू लेट। सो हमारे जैसे सोसाइटी में तो इसकी इंपॉर्टेंस वैसे से ज़्यादा है। बिल्कुल। और बात ये कि व्यूअर्स, मुफ्त का टीका लग रहा है, मुझसे पूछे ना जिसने 3 टीके लगाए थे, ऑलमोस्ट लाख के कॉस्ट कर गए थे तीनों मिला के, जाना कराना सारा, ऑलमोस्ट फॉर 1 लाख रुपीज़ मैंने 3 टीके लगवाए हैं कलेक्टिवली। ऑब्वियसली वो ओवर टाइम लगे थे, लेकिन फिर भी एक चीज़ आपको मुफ्त में मिल रही है व्यूअर्स, क्योंकि जो मुझे लगा वो इम्पोर्टेड था, तो ये था, तो ऑलमोस्ट, आप सोचिए लाख रुपए एक रकम होती है। सो मैम, आप फाइनली हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज जी बिल्कुल, मैं इस प्रोग्राम के थ्रू कहना चाहूँगी कि अपने बच्चियों को बग़ैर किसी डर और खौफ के
वैक्सीनेट करवाएं और इस मौके का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये 9 to 14 ईयर्स का कोहॉर्ट इस कैंपेन में शामिल है। इसके बाद गवर्नमेंट जो है वो 9 साल की बच्चियों को ऐड करेगी अपने प्रोग्राम में, और जो बच्ची रीच करेगी 9 साल को उसको हम HPV वैक्सीन की प्रोविज़न देंगे और सर्विसेज देंगे। तो ये आपके पास मौका है कि इस कैंपेन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को वैक्सीनेट कराएं और बिल्कुल भी इन र्यूमर्स पे ध्यान ना दें, क्योंकि ये बहुत सख्त गुनाह है कि आप बग़ैर तस्दीक और तहकीक के कोई बात आगे फैलाएं। अपने मौलिद से मशवरा करें, अपने डॉक्टर से मशवरा करें, और किसी भी हेल्पलाइन जैसे हमारी 1166 है या 1033 है, उस पर भी आप रब्ता करके मालूमात ले सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। आप अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। अल्लाह मियाँ आपके लिए और आपकी फैमिलीज़ के लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, जान है तो जहान है। मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ व्यूअर्स, प्लीज़ खुदा का वास्ता है, जो जो चीज़ें कर सकते हैं अपने बच्चों को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए करें। HPV एक शदीद तकलीफ़ दे और एक जानलेवा बीमारी है जो कैंसर में कन्वर्ट कर जाती है। एक कैंसर तो है सो है, सर्वाइकल या सर्विकल कैंसर, उसके अलावा और भी बहुत से एरियाज़ है जहाँ का कैंसर हो सकता है। सो प्लीज़, बाद की तकलीफ़ से 1000 गुना बेहतर है कि पहले बच जाए। इम्यूनाइजेशन करवा लें। कोई सवाल है ऑनलाइन जाके चेक करें, स्टूपिड वीडियोज़ ना देखें, सेंसिबल सवाल करें। और अगर बेस्ट तरीका ये है कि किसी भी मुआलिज से, किसी भी ट्रेंड प्रोफेशनल डॉक्टर से बात करेंगे, वो भी आपको यही कहेगा कि ज़रूर लगवा लें। नहीं एतबार तो चले प्राइवेटली लगवा लें ख़रीद के, अगर आपको इतना कुछ है। लेकिन ये छोड़नी नहीं है चीज़ आपने, प्लीज़। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दुआओं की। अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।